दुनिया की सियासत को अगर एक शतरंज की बिसात समझा जाए तो 28 फरवरी 2026 को इस बिसात पर एक बहुत बड़ा महरा गिर गया, ईरान। लेकिन इसका असल झटका बिसात के दूसरी तरफ बैठे खिलाड़ी को लगा, चीन को। तो क्या हो अगर ये हमला ईरान के बारे में था ही नहीं? इस तज्जिए में हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि शवाहिद क्या बताते हैं। ऐसा लगता है कि तेहरान पर हमला दरअसल एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा था और उस खेल का असल हदफ कोई और नहीं बल्कि माशी सुपर पावर चीन था। अच्छा, तो इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें अपना देखने का जाविया बदलना होगा। हमें इस वाक़े को मशरिक़ वुस्ता के एक और तनाज़े के तौर पर नहीं देखना, बल्कि इसे चीन के मुआशी और स्ट्रैटेजिक मंसूबों पर एक बराह रास्त हमले के तौर पर देखना होगा। और ये कोई अचानक या इत्तेफाकी वाक़या नहीं था, बल्कि ये एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा लगता है। और जब हम वाक़यात की तरतीब पर नज़र डालते हैं तो ये मंसूबा बिल्कुल साफ नज़र आने लगता है। सोचें ज़रा, ये सब कितनी तेज़ी और फैसले के साथ हुआ। पहले जनवरी 2026 में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया, जो चीन को तेल बेचने वाले अहम ममालिक में से एक थे। फिर ठीक एक महीने बाद ईरान की पूरी क़यादत पर कारी ज़र्ब लगाई गई। इन दो कार्रवाइयों का नतीजा ये निकला कि वाशिंगटन ने चीन की तेल की सप्लाई के तकरीबन 17% हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लिया। ये एक नया और इंतहाई ताकतवर हथियार है। अब अपने मुफादात पर इतने बड़े हमले के बाद कोई भी यही सोचेगा कि चीन ने तो आसमान सर पर उठा लिया होगा, लेकिन जो हुआ, या यूं कहें कि जो नहीं हुआ, वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा है। ज़रा बीजिंग के रद्द-ए-अमल पर गौर करें। ऑपरेशन शुरू होता है और फिर पूरे 7 घंटे की मुकम्मल खामोशी, और जब बयान आया भी तो वो क्या था? सिर्फ 80 अल्फाज का एक छोटा सा पैगाम जिसमें महज तशवीश का इजहार किया गया था। अंदर की खबर यह है कि जो सख्त बयानात तैयार किए गए थे, जिनमें अमेरिका और इसराइल की बराह रास्त मजम्मत थी, उन्हें नरम कर दिया गया। ये ताख़ीर और ये मोहतात रद्द-ए-अमल एक ही बात का इशारा था। बीजिंग को इस हमले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी और ये इसकी इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। बीजिंग में सबको ये पक्का यकीन था कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बराह रास्त हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, और यही अंदाज़ा तबाहकुन हद तक गलत साबित हुआ। लेकिन ये गलतफहमी इतनी अहम क्यों थी? आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसे समझने के लिए हमें 2 चीज़ों के बहाव को समझना होगा, पैसा और तेल। 50%। जी हाँ, चीन अपनी ज़रूरत का जितना भी तेल दुनिया से खरीदता है, उसका तकरीबन आधा हिस्सा सिर्फ एक तंग से समुद्री रास्ते से गुजरता है, आबनाए हुर्मुज़। और इसी रास्ते पर ईरान चीन के लिए एक इंतहाई अहम सप्लायर था। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, 2024 में चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था और ईरान अपनी कुल बरामदात का तकरीबन 80% चीन को ही बेच रहा था। और ये तेल चीन को बहुत सस्ता मिलता था, जो उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मईशत के लिए ईंधन का काम करता था। अब सवाल ये उठता है कि अमरीकी पाबंदियों के होते हुए ये सब कैसे मुमकिन था? तो इसका जवाब है चीन की अपनी डिजिटल करेंसी। इसे यूं समझें कि उन्होंने पैसों के लेन देन के लिए अपना एक अलग प्राइवेट मालियाती इंटरनेट बना लिया था, जो अमरीकी डॉलर और मगरबी बैंकों के सिस्टम से बिल्कुल आज़ाद था, जिसकी वजह से वो बगैर किसी रोक टोक के तिजारत कर सकते थे। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा तरीके से काम करता था। पहला कदम, ईरान चीन को तेल भेजता था। दूसरा कदम, चीन इसकी कीमत डॉलर के बजाय अपने डिजिटल युआन में अदा करता। और तीसरा कदम, ईरान उन्हीं डिजिटल युआन से चीन का बना हुआ सामान जैसे ड्रोन के पुर्जे वगैरह खरीद लेता। इस निज़ाम की वजह से चीन को सस्ती तवानाई भी मिल रही थी और अपनी चीज़ों के लिए एक पक्की मार्केट भी, और साथ ही अमरीकी पाबंदियां भी बेअसर हो रही थी। इस हमले में इस पूरे निज़ाम को ही खतरे में डाल दिया। लेकिन चीन के लिए ईरान की अहमियत सिर्फ तेल तक महदूद नहीं थी। ईरान एक उभरते हुए मगरिब मुखालिफ इत्तेहाद का एक बहुत अहम सुतून था। अगरचे ये नेटो की तरह कोई बाकायदा मुआहदा नहीं है, लेकिन ये ममालिक अपनी मुआशी, फौजी और सिफारती कोशिशों में तेज़ी से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का एक मुश्तरका मकसद है, दुनिया के मौजूदा निज़ाम को अपनी शराइत पर बदलना। उन ममालिक को, जिन्हें कुछ लोग श्रिंक्स भी कहते हैं, अमेरिकी गलबे का मुकाबला करना है। एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ताकतवर मुल्क हों और पाबंदियों को नाकाम बनाना है। ईरान इस मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो मशरिक़ वुस्ता में एक मजबूत मरकज़ था और अमेरिकी मफादात को खुलेआम चैलेंज करता था, जो बीजिंग के बड़े मंसूबों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ईरानी क़यादत के खात्मे ने सिर्फ तेल की सप्लाई में खलल नहीं डाला, उसने चीन की खारिजा पॉलिसी के एक बुनियादी नज़रिए को तबाह कर दिया
اور وہ نظریہ یہ تھا کہ امریکی طاقت کی بھی کچھ حدیں ہیں۔ ایران ان حدود کا زندہ ثبوت تھا، جب تک کہ وہ نہیں رہا۔ تو مستقبل کے لیے سب کا کیا مطلب ہے؟ ان حملوں نے عالمی طاقت کے توازن اور سیاست کے نقشے کو بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ بات طاقت کی بدلتی حرکیات کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ حملے سے پہلے چین سمجھتا تھا کہ اس کی اصل طاقت اس کے مغرب مخالف شراکت دار ہیں جو ایک حفاظتی دیوار کی طرح ہیں۔ حملے کے بعد امریکہ نے اسی سمجھی جانے والی طاقت کو چین کی ایک ممکنہ کمزوری میں بدل دیا ہے، یہ دکھا کر کہ وہ ان شراکت داروں کو براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی، جسے ڈی کیپیٹیشن سٹرائک یا قیادت ختم کرنے والا حملہ کہا جاتا ہے، پہلے وینزویلا اور اب ایران میں استعمال ہوئی۔ یہ دوسرے ممالک بشمول خود چین کو ایک واضح پیغام بھیجتی ہے کہ آپ کی قیادت بھی محفوظ نہیں ہے، امریکہ کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ یہ ہمیں ایک نئی، زیادہ غیر مستحکم حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، جہاں معاشی راستے اور توانائی کی لائف لائنز اب بڑی طاقتوں کے مقابلے کے نئے میدان جنگ بن چکے ہیں۔ یہ وہ اہم سوال ہے جس کا سامنا آج واشنگٹن اور بیجنگ دونوں کو ہے۔ ایران پر حملہ اس کھیل کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک نئے اور شاید زیادہ خطرناک مرحلے کا آغاز تھا، اور اس سوال کا جواب کہ اگلی چال کون چلے گا، آنے والے سالوں کے لیے عالمی استحکام کی سمت متعین کرے گا اور ہم سب پر اثر انداز ہوگا۔